नमस्कार श्रोताओं, 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। तो आज 4 महिलाएं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुझे मिलाकर। तो हम कुछ महिला इश्यूज पर बात करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब अपने लिसनर्स को परिचय दें अपना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भाग्यश्री जोशी है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से जुड़ी हुई हूँ। नमस्कार, मैं पूर्णिमा नैलवाल। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग से जुड़ी हुई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है विनीता पंत और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के ही मनोविज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। बिल्कुल। तो हम लोग बातचीत ये कर लेते हैं विनीता, क्या कहते हैं भाग्यश्री, की आज हम देखते हैं कि चारों तरफ महिलाएं, आज मतलब महिलाओं का बोलबाला है। अभी IAS के रिजल्ट निकले हैं तो उसमें भी महिलाएं ने काफी टॉप किया है और उत्तराखंड की महिलाएं भी निकली हैं। तो उत्तराखंड की महिलाओं को वैसे ही मतलब काफी ब्रेव और बहुत मजबूती के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि पहाड़ों में दिन रात काम करती हैं। तो आज वही बेटियां पहाड़ से निकलकर बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे परचम फैला रही हैं, कोई विदेशों में रिसर्च कर रही हैं। और आप तीन भी जो है हम लोगों के लिए एक तरह से सैल्यूट आप लोगों को हम करते हैं कि आप लोग इतनी अच्छी पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मिसाल होते हैं, भले ही हमें ना लगे कि हम कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं है या हम नॉर्मल काम करें, लेकिन जो लड़कियां, स्कूली लड़कियां जो देखती हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ा रही हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल आप लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर हम कुछ बात करें कि हम उन गर्ल्स को कैसे मोटिवेट करें जो पहाड़ों से जो लड़कियां पढ़ के निकल रही हैं। उनको मालूम नहीं है कि इंटर के बाद क्या करना है। तो हम लोग चाहें तो अपने अपने फील्ड के करियर ऑप्शंस भी बता सकते हैं, क्योंकि जूलॉजी में आप हैं और जूलॉजी अपने हम परिवेश से जिस तरह से जुड़े हैं, गांव में लोग पशुपालन से जुड़े हुए होते हैं, अपने आसपास के जंगल के हर जानवर के नाम वो जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन तो होता ही है ना। तो कैसे अगर हम कोई लड़कियां जूलॉजी में आगे बढ़ना चाहें तो वो कैसे कैसे कहाँ क्या क्या कर सकती हैं, अगर मैं चाह रही हूँ कि आप बताएं हमारी गर्ल्स को। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, अपने आसपास नेचर से अगर आप प्रेम करती हैं, तो आपको अपना इंटरेस्ट पता चल चुका है, तो आप स्कूल से ही शुरुआत कीजिए। जैसे अगर आपके आसपास जो भी पौधे हैं, फूल हैं, आप पूछिए अपने बड़ों से, अपने अध्यापकों से पूछिए कि इस फूल का क्या नाम है। और जैसे जानवर हैं तो उनका क्या नाम है। और जैसे आप 10th क्लास से 11th क्लास में जाते हैं और आप बायोलॉजी को अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो आप उसका साइंटिफिक नेम पूछिए, बुक्स में पूछिए। आजकल तो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, तो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए। और अगर फ़ोन आजकल घर पे अवेलेबल होता है, आप फोटो ले लीजिए फूल की, और फिर गूगल लेंस आप यूज़ कर सकते हैं उसका नाम जानने के लिए। तो ये आप एकदम शुरुआती स्तर पे कर सकते हैं। जैसे आप अपने आसपास जानवरों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, तो उनकी एक क्यूरियोसिटी जो होती है, वही तो हमको विज्ञान में तो क्यूरियोसिटी ही मेन रोल पैदा करती है। एक जिज्ञासा ही शुरुआत करती है। तो आप पहले उसका नाम जानिए, फिर अगर आपको और इंटरेस्ट होता है उसका बिहेवियर आप नोटिस कीजिए, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज है वही सब हम किताबों में पढ़ते हैं। तो वही सब अगर हम देख के हम ऑब्जर्व खुद से करें तो हम ज्यादा सीख पाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही आप शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और फिर दोबारा भी आपके पास में आते हैं। तो मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि हमारी जो 3 यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, ये काफ़ी अच्छे शौक भी रखती हैं। भाग्यश्री जी बहुत अच्छी गजलकार हैं, बहुत अच्छी गजलें लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। विनीता जी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। और आपका पूर्णिमा जी बहुत अच्छी फोटोग्राफर हैं। जूलॉजी में आप रिसर्च करती थी जब जूलॉजिकल बॉटनी ऑफ सर्वे में, तो उस वक्त एक कैमरा आप कंधे में टांग के जो है अपने अनुभव में चाहती हूँ कि इसके बाद आप साझा करिएगा। हाँ, तो भाग्यश्री जी आप कुछ बताइए, हमारी गर्ल्स इस वक्त आपको सुन रही हैं। गर्ल्स के साथ साथ सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमको सबसे जरूरी है पेरेंट्स को काउंसिल करना। क्योंकि अभी भी हमारे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण ही ना सही, अगर आप शहरी क्षेत्रों में भी देखें तो अभी माता पिता उतने जागरूक नहीं होते। मान लीजिए अगर ऑप्शन है पढ़ाने का, तो वो पहले नज़दीक का कॉलेज या नज़दीक का स्कूल देखेंगे अपने बेटियों के लिए, उनको दूर भेजने के उससे। तो ज़रूरी नहीं है कि अब बेटियां हैं तो उनको दूर नहीं भेजा जा सकता। तो थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है कि वो बेटियों को बाहर भेजें, उनको अच्छी जो एजुकेशन वो लेना चाहती है उन्हें दें। अगर आपका बच्चा ये समझता है कि उसे क्या पढ़ना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, तो घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे को एक स्पेस मिले कि वो अपनी बातें आप तक रख सके।
तो थोड़ा सा पेरेंट्स को और बच्चों को एक संग बैठा करके काउंसिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से एक तरफ तो हम उन लड़कियों को जागरूक कर सकते हैं कि उनके पास क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकती हैं, वो किन किन फील्ड में अच्छा कर सकती हैं। साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को हमको काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जान सकें कि उनकी बेटियों के पास आगे कौन कौन से ऑप्शंस हैं और वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आज हमारे समाज में। जिस तरीके से बेटे को इंजीनियरिंग करने बाहर भेजा जा सकता है, बेटी को भी भेजा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं। बेसिकली अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा ये है कि नहीं, इतनी दूर क्यों भेजें, जो चीज़ हम यहीं पे पढ़ा सकते हैं वो बाहर क्यों पढ़ाएं। तो थोड़ा सा यहाँ पर काउंसलिंग का रोल मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे पहाड़ में जिस तरह से नए नए कॉलेजेस जो खुले हैं, जहाँ पर सिर्फ BA की डिग्री होती है या MA होता है सिंपल, तो वहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ की लड़कियाँ ही पढ़ रही हैं। वो जो लड़कियाँ जो अभी तक इंटर के बाद छोड़ देती थी या फिर प्राइवेट फॉर्म भरना पड़ता था, वो लड़कियाँ आज अपने आसपास के डिग्री कॉलेज तक पहुँच रही हैं। बेशक वो डिग्री कॉलेज चेंज साइड में चल रहा हो या छोटी सी बिल्डिंग में चल रहा हो, वहाँ पे साइंस स्ट्रीम नहीं होती है, कॉमर्स नहीं होता है। तो और वैसे भी लड़कियों को पढ़ाना माँ बाप का एक बड़ा ये रहता है कि चलो इतना पढ़ी लिखी है, बोलने के लिए हो जाएगा, शादी के लिए और शादी तक का टाइम काटने के लिए पढ़ा लेते हैं। ये भी एक मानसिकता अभी भी है ही। और बेटे ने तो खैर कल के दिन कमाऊ पूत बनना है, तो वो सोच अगर हम पहले असल में होता क्या है ना, अगर एक लड़की को ये लगता है कि मैं साइंस में अच्छा कर सकती हूँ और मैं कुछ अच्छा कोर्स कर सकती हूँ, लेकिन उस जो गांव के डिग्री कॉलेज में सिर्फ BA चल रहा है, तो उसको मजबूरी में वो BA करना पड़ता है, जबकि वो कुछ और करना चाहती थी। तो कई बार जो हमको अपनी इच्छाएं या फिर ऐसा कुछ, उन लड़कियों की बात अगर की जाए तो इच्छाएं हैं वो उनको दबाना पड़ता है, या जो सुविधाएं हैं उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अच्छी बात ये आपने बताई कि पेरेंट्स को जागरूक होना होगा बहुत ज्यादा, है ना, कि बेटी को अगर पढ़ाएंगे तो कम से कम जो एक दुर्गत होती है पहाड़ों में, हम कहें कि दिन रात अनवरत काम में महिलाएं लगी हैं, तो कम से कम अपने पैरों पे खड़ी होगी, कुछ काम करेगी। तो विनीता आपके पास आते हैं, आप क्या देंगी, हमारी मैसेज देंगी तमाम पहाड़ की लड़कियों के लिए? जी मैम, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे करियर के ऑप्शंस चूज करें, नेट से कहाँ कहाँ क्या क्या सर्च करें? जी मैम, जैसे अभी डॉक्टर भाग्यश्री ने बोला कि पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हम समाज में देखते हैं कि पेरेंट्स का जो डर है या पेरेंट्स के अंदर जो भी असहजता होती है लड़कियों को पढ़ाने में या आगे बाहर भेजने में, अगर हम खास कर कहें, तो उसके पीछे जो हमारे समाज के बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। तो पेरेंट्स के साथ साथ जो सामाजिक तौर पर हमारी भी एक जिम्मेदारी हमें समझनी चाहिए, या समाज में जितने लोग हैं उनको समझनी चाहिए कि जब कोई लड़की बाहर निकल रही है तो उसको हमारा भी सपोर्ट मिले और उसको सुरक्षा या जो भी जिम्मेदारियां, मतलब जो चीजें मिलनी चाहिए, सहूलियत, वो सब उसको मिले, तभी शायद वो चीज कर पाएगी। क्योंकि अधिकतर बाहर भेजने के पीछे ये डर होता है कि जैसे अभी बोला गया कि BA ही है अगर गाँव के स्कूल में तो उसे वही करना पड़ेगा, वो साइंस पढ़ना चाहती है तो बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाहर भेजने के लिए क्यों नहीं माँ बाप तैयार होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षा का डर होता है, या फिर समाज का डर होता है कि बाहर लड़की गई और फिर उसको बोला जाएगा कि ये तो बाहर निकली है, या इस तरीके का उसमें कुछ चेंज आएगा तो फिर उसकी शादी नहीं होगी, या गांव वाले बदनाम करेंगे, या जो भी है, इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है। तो ये वाला जो डर दूर करने के लिए कहीं ना कहीं समाज की अपनी नैतिक जिम्मेदारियां जो है वो भी यहाँ पे बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा है कि जो पहाड़ की लड़कियां होती हैं, क्योंकि बच्चे सभी बच्चे होते हैं, खासकर जो लड़कियां होती हैं बहुत डरी सहमी सी होती हैं। अभी यहाँ पे भी जो वर्कशॉप हुई थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, उसमें भी इसमें बात उठी थी कि कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर, जो पहाड़ के बच्चे उनके अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो मैम एक अनुभव अपना शेयर करना चाहूंगी। मेरा जो रिसर्च वर्क था, तो मैंने स्कूल्स में फील्ड वर्क किया अपना। तो नाम तो नहीं लूंगी स्कूल का, लेकिन अल्मोड़ा जिले में मैं स्कूल में गई तो 2 स्कूल थे। वहां पे मैंने देखा कि कोएड स्कूल है और कक्षा 9-10 पे मैं अगर जा रही हूँ तो मेरा टीचर से काम था, तो मैं टीचर्स को एंगेज कर रही थी और कहीं ना कहीं मैं फिर बच्चों से भी इंटरेक्ट कर रही थी उस दौरान। तो मैंने देखा कि कोएड स्कूल है, लेकिन उन्होंने सेक्शन अलग अलग किया हुआ है। एक सेक्शन में पूरा बॉयज को बिठा रखा है और एक सेक्शन में पूरा गर्ल्स को बिठा रखा था। तो मैंने उसका पूछा रीजन, तो टीचर से यही रहा कि बड़ी बच्चे हैं और गांव का माहौल है, तो कई चीजें हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, इसलिए हमने इस तरीके से। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि कोएड स्कूल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्यों रखा गया, और उसकी जो फुलफिलमेंट है, रिक्वायरमेंट जो फुल होनी चाहिए वहाँ पे, वो नहीं हो पा रही है। और फिर मैंने जब इंटरेक्ट किया बच्चों से, तो मैं खासकर लड़कियों से जुड़ी, तो मैंने देखा बच्चियां बहुत डरी हुई थी। तो
उनसे अगर नाम भी आप पूछो तो वो सही से नहीं बता पा रही थी। खड़े होके एक प्रेजेंटेशन जो अपना दिया जाता है, अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है, वो भी उनको नहीं आ रहा था। और मैंने जब उनसे उनके नाम के अलावा उनके गोल एम्स पूछना चाहे तो मुझे सिर्फ गिने चुने चीजें मिली थी। आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, टीचर बनना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं जानकारी थी। जबकि कई सारे जो उन्होंने चीजें बोली उनमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनकी रीच से बाहर होती हैं, या फिर उनके माँ बाप उस एरिया में उनको भेजने से ही डरते हैं। तो कई सारे ऐसे आजकल तो जॉब ऑप्शंस आ चुके हैं जहाँ पे वो आगे बढ़ सकती है, पर उनका उसकी जानकारी ही नहीं है। तो कहीं ना उनका डर बात है कि उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको वो हम बिल्ड बूस्ट करना करें, जरूरी है। बिल्ड करें। और इसके लिए जो माध्यमिक का उनका जो शिक्षक है वो बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है। साथ में फैमिली परिवार सबसे पहली पाठशाला होता है। बिल्कुल। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात हम कर रहे हैं ना, सबसे पहले फैमिली से जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से अगर उनको अपनी बातें रखने का मौका जब परिवार में मिलेगा तो वहां पर से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर वो बाहर जाकर के मेरे ख्याल से बोल सकेंगे। बिल्कुल एक मिला जुला रूप मैम आ जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, सहमे हैं, उनको भी जागरूक करना जरूरी है। तो जो पेरेंट्स की काउंसलिंग है, साथ में सोसाइटल जो उनके पास एक वर्कशॉप या अवेयरनेस फैलानी है, वो सब एक मिले जुले रूप में होनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूर्णिमा जी आप कुछ बताइए कि आपका बचपन कितना पहाड़ में बीता है, पहाड़ी लड़कियों को आपने कितना करीब से देखा है, और क्या आप भी रहे हैं पहाड़ में? जी मैम, मेरा 12th क्लास तक मैं यही अल्मोड़ा जिले से ही हुआ है मेरा। तो मैं तो बचपन से पहाड़ में ही रही हूँ। मेरा बचपन एक बहुत छोटे से कस्बे में बीता था, 5th तक का। तो मैंने तो काफी करीब से देखा है। मैं खुद भी जो पहाड़ की गतिविधियां होती है उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि मेरा घर का माहौल एकदम जैसे गाय पालन और ये सब गतिविधियां होती थी घर पे, जहाँ पे दादी दादा रहते थे। तो हम भी पूरा जो गांव की लड़की होती है ना, छोटे में कि घास काट रही है या छोटे छोटे काम जो खेतों के होते हैं, उन सब में मैंने पूरा पार्टिसिपेट किया है और एंजॉय किया है। अच्छा। तो मैं उस टाइम को अभी भी चेरिश करती हूँ। जी जी जी। तो किसकी आपने हायर एजुकेशन हासिल की, आपने पीएचडी की, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या पेरेंट्स आपके जागरूक थे, या आपको इतनी समझ थी, या टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया? जी मैम, मेरा जो परिवार रहा है, मेरे परिवार में शिक्षक लोग काफी हैं। मेरे दादाजी शिक्षक थे और मेरी मम्मी पापा दोनों ही शिक्षक परिवार को मैं बिलोंग करती हूँ। और मतलब पेरेंट्स क्योंकि एजुकेटेड थे, तो पेरेंट्स बचपन से एक माहौल मिला। एक माहौल था। तो बचपन से मम्मी का ज्यादा रोल था कि पढ़ाई की तरफ ज्यादा हमें भेजने का, जैसे होता है ना। तो वो पेरेंट्स का सपना कह लो। और पढ़ने में खुद भी अच्छे थे, क्योंकि बचपन से घर का माहौल ही ऐसा था कि टाइम पे पढ़ो, टाइम पे खेलो, तो हर एक काम करना है टाइम से करना है। तो एक अनुशासन था घर पे। जो जैसे पेरेंट्स शिक्षक थे तो स्कूल में अनुशासन, वैसा ही सेम घर का जी जी जी। ऐसा उन्होंने देखा गया ना कि अगर महिला वर्किंग है तो वो चाहेगी कि उसकी बेटी भी वर्किंग ही बने, भाई वो घरेलू महिला बन के जीवन वैसा करे। तो प्रमोट आपको किया होगा कि कुछ बेहतर आपको करना है। जी जी बिल्कुल। तो मैं तो पहाड़ की लड़कियां, क्योंकि मैंने देखा है कि पहाड़ की लड़कियों में तो इतना पोटेंशियल होता है जो बाहर लड़कियों में कम देखने को मिलता है। उत्तराखंड की तो पूरी इकोनॉमी ही वुमेन्स ही चला रही है, महिलाओं पे डिपेंडेंट है। आप देखिए इतना, मतलब पूरा फैमिली से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फैमिली सिस्टम ही वुमेन का मेन रोल है, क्योंकि हस्बैंड तो बाहर रहते हैं। तो चाहे वो पैसे कमाना हो, वो भी वुमेन ही कर रही है, और मैनेजमेंट भी। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से वुमेन कर रही है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में अगर आप देख लीजिए जो मनरेगा में काम होता है डेली वेजेज में, उसमें भी महिलाएं किसी ना किसी तरह से अपनी फैमिली से को सपोर्ट कर रही हैं, अपना गाय पालन, सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रही हैं। उसमें जो क्रिएटिव एक्टिविटीज होती है जैसे बुनाई करना, और अब तो मौन पालन, इसमें भी इन्वॉल्व है। हाँ, और भी जैसे मशरूम, अभी मैं देख रही थी कि छोटे छोटे गांव में मशरूम का भी शुरू हो चुका है, तो वो भी काफी चल रहा है, तो उसमें भी इन्वॉल्व है। और अगर हस्बैंड बाहर, मतलब जाना ही पड़ता है, माइग्रेशन इतना हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अधिकतर हाँ वही आर्मी में जाते हैं, तो वो मतलब मेनली सपोर्ट वुमेन का ही रहता है। तो और वो एक वुमेन अगर इतना सब कुछ कर रही है तो अपने बच्चों के लिए वो खुद ही प्रेरणा बन जाती है कि ये सब कर रही है। तो वो एक आइडियल उसी को देख के माएं सशक्त है ना, ये तो आने वाली जो जनरेशन आएगी, मुझे लगता है गर्ल्स की, वो मजबूत होगी काफी। बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी माँ को इतना आत्मनिर्भर देख रहे हैं। तो वनीता, आप अपने कुछ अनुभव बताओ, आप कैसे यहाँ तक पहुंचे? आप रिसर्च अभी कर रही हैं, और बचपन का माहौल कैसा था घर में? ऑब्वियसली पहाड़ी
समुदाय से हम सब हैं, तो जी, पहाड़ का जी, माहौल जी। देखा ही होगा। जी बिल्कुल, मेरा जन्म भी पहाड़ में हुआ, चमोली में मेरा जन्म हुआ था। फिर अच्छा। मैं शुरुआती जो बचपन था मेरा रानीखेत में बीता था। हम्म, तो मैंने केंद्रीय विद्यालय से मेरी पूरी पढ़ाई हुई है। तो पहले केवी रानीखेत से मेरा शुरुआत हुई। तो रानीखेत का जो पहाड़ी माहौल था वहाँ पूरा रहे हम लोग, चलना खेलना कूदना बहुत होता था। और जंगलों में जाना से लेके गदेरों में जाने तक का जो सफर था बड़ा उस जी। समय का आनंददायक था। हम्म। तो वहाँ पे भी मैं देखती थी, जब हम लोग जहाँ रहते थे ना, तो वहाँ पानी की थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो जितने भी जेंट्स थे वो तो ऑफिस चले जाते थे, लेकिन जो महिलाएं थी वो नौला हुआ करता था वहां से, या फिर एक टैंकी लगी थी वहां से पानी इकट्ठा करती थी, सब सारा लेकर दिन। आती थी। और हम भी छोटे छोटे थे तो कभी छोटे छोटे डब्बे हम लोग भी उठा लिया करते थे, और वो लेकर वो अपने घर पे आती थी, सारा पानी इकट्ठा करती थी। तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं पहाड़ की महिला इतना जो दमखम का काम करती है वो और जगह उतना देखने में नहीं मिलता है महिलाओं में, ये वाली बात तो है। बिल्कुल। फिर मैम की पढ़ाई वगैरह मेरी केंद्रीय विद्यालय से हुई। तो फिर मैं लखनऊ चली गई थी, तो माहौल सही मिला, फिर पढ़ने में ठीक थे, घर वालों ने भी प्रेरणा ही दी हमेशा। तो अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़े, कभी दबाव नहीं रहा किसी चीज का कि ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा करना है। जो भी अपना हमने विषय चुना या जो भी हमने काम करेंगे वो हमें आजादी दी गई। इवन स्पोर्ट्स में भी मैं रही। तो अच्छा मैम 12th तक का मेरा केवी जो अलीगंज लखनऊ वहाँ से पढ़ाई हुई थी। अच्छा। तो स्पोर्ट्स में भी रही, केवी में काफी आपको मिलता है चांसेस स्पोर्ट्स में जाने की। तो स्पोर्ट्स में भी रही, तो वहां से मैं और ज्यादा खुली। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में जाना भी बहुत जरूरी है। इवन मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगी कि मैं बचपन में थोड़ी सी इंट्रोवर्ट ज्यादा थी, तो बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, बहुत कम लोगों से बातचीत करना। लेकिन मैंने ये ध्यान दिया कि जैसे जैसे मैं स्पोर्ट्स में गई और जैसे जैसे मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ी, तो मेरे अंदर वो जो कहीं ना कहीं जो शायद हो सकता है इंट्रोवर्टनेस के साथ एक कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं दबा होता है, वो दूर होता गया। और मैं और खुलती गई, और कहीं ना कहीं फिर एक थोड़ा एक अंदाज है ना, जहाँ पे खुलना है वहाँ पे खुलेंगे आराम से। और जहाँ पे अपने जितना पर्सनैलिटी होती है जिस तरह की वो तो रहती है, लेकिन जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। तो स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। एक अच्छा मैसेज है हमारी तमाम गर्ल्स अगर इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन पा रही हैं, तो स्पोर्ट्स कोई ना कोई ज्वाइन करिए। वैसे ही स्पोर्ट्स मैन ही होती है हमारी पहाड़ की महिलाएं, पेड़ों में चढ़ रही है, टहनियों में ऐसे लटक और भारोत्तोलन मतलब इतना जो भार उठा लेती हैं, इतनी चढ़ाई चढ़ लेती हैं, भारी भारी गोबर की डलियां उठा रही हैं, घास के डेली उठा रही हैं। एक तो चीज मसल में स्ट्रेंथ है। अक्सर लड़कियां क्या करती है 9th और 10th से स्पोर्ट्स बिल्कुल छोड़ देती हैं, यानी कि बिल्कुल खेलना कूदना छोड़ के वो एक अलग सा माहौल, अगर स्पोर्ट्स पीरियड भी हो रहा है ना स्कूल में, तो वो बैठ के बातें कर रही हैं कुछ है। मैंने ये माहौल देखा है। तो इसकी वजह भाग्यश्री मुझे लगता है कि वही ना कि अब आप आपके मेंस्ट्रुएशन होने लग गए, पीरियड्स होने लग गए, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको बच्चों की तरह उछलना कूदना नहीं है। तो वो एक खतरनाक टैबू जो है ना लर्निंग होता है। क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं सुना, और हम लोग खेलते थे आराम से, हम 11th 12th में भी खेलते थे। तो वो सब कुछ वही है, लर्निंग। आपको कैसी लर्निंग मिल रही है उसका फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर तो मुझे लगता है बहुत अवेयरनेस की भी जरूरत है पहाड़ों में। बिल्कुल भाग्यश्री, आप अपने अनुभव बताइए कि कैसे आप गजलों तक पहुंची, कैसे आपने हायर मेरा जो सफर रहा, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हमेशा से। मम्मी पापा ने हमेशा हर चीज में सपोर्ट किया। जब मैं छोटी थी तो मुझे डांस का बहुत शौक था। तो मैं 6th क्लास में जब पढ़ती थी, तो मेरे को डांस तो मैं बहुत पहले से करती थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कथक सीखना है। तो मैंने पापा से कहा मुझे कथक सीखना है, तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। तो मुझे लगता था कि मैं कथक से ही विशारद करूंगी, फिर उसमें ही मैं डॉक्टरेट करूंगी। तो उस समय मेरे से पापा ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम मत करो या फिर पढ़ाई में आगे कुछ करना है, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट उसमें है, तो उन्होंने मुझे भातखंडे भी भेजा, मुझे डांस भी सिखाया। तो मैंने विशारद किया कथक से। उसके बाद जब मैं 11th क्लास में पहुंची तो साइकोलॉजी से मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। हाँ, साइकोलॉजी मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छा लगा। तो फिर मेरा रुझान कथक से हट करके कि मुझे कथक में डॉक्टरेट करना है, वहां से हट करके कि नहीं मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है। तो तब भी पापा ने ये नहीं कहा कि तुम कल तक तो तुम कथक से डॉक्टरेट करना चाहती थी और आज तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ना है। तो मैंने जिंदगी में जो कुछ करना चाहा उन्होंने हमेशा साथ दिया, हमेशा मेरी बात को सुना। जो मैं आपसे अभी कह रही थी कि बच्चे को घर में बोलने का स्पेस मिलना चाहिए, अपनी बात को रखने का मौका मिलना चाहिए, तो वो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हमेशा से हमको वो चीज़ मिली है। हमेशा से पेरेंट्स जहाँ पर उनको स्ट्रिक्ट होना था वो स्ट्रिक्ट हुए, जहाँ पर उनको एक फ्रेंड की तरह रहना था वो फ्रेंड की तरह रहे। हम अपने जो हम लोग दोस्तों से बातचीत करते हैं, हम इजीली अपने पापा मम्मी से वो बातचीत कर लेते हैं। तो हमेशा उन्होंने एक माहौल दिया ऐसा जहाँ पर हम खेल सकें, जहाँ पर हम अपनी बातों को रख सकें, जहाँ पर हम
उनसे अपनी बातों को डिस्कस कर बिल्कुल, सके। बिल्कुल। तो मैंने जो कुछ करना चाहा उन्होंने वो मुझे सब कुछ करने की जी, आज़ादी दी। जी, जी, जी। तो उसके बाद साइकोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा। 11th क्लास से मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया था, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ी, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी, और आज डॉक्टरेट डॉक्टरेट कर की। लिया है साइकोलॉजी में। जी, जी, जी। और जैसा कि विनीता और पूर्णिमा ने बताया अपना ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव, तो हम लोग जब छोटे थे तो नानी मेरी गंगोली हाट में रहती थी, तो जाड़ों की 1 महीना छुट्टी हम नानी के पास बिताते थे अच्छा। गंगोली हाट में। तो वहाँ पे नानी के पास गाय थी, और वही जो पूर्णिमा ने बताया कि जो दैनिक दिनचर्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों की, कि गाय को गोद से निकाल के बाहर बांधना, तो वो चीज़ों को इतना एंजॉय किया है, नानी के संग काम किया है, घास भी काटी है, गगरियां सर में रख करके, बहुत कभी कभी पानी नहीं आता था तो बहुत दूर नौले हुआ करते थे, उन नौलों से सर में गगरी रखकर वो पानी लाने का अनुभव भी लिया है, सूखी हुई घास होती थी उसे काटने का भी अनुभव लिया है, और उसको बहुत एंजॉय किया है। तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि सच में जो महिलाएं हैं वो बहुत सशक्त हैं। दिन भर खेतों का काम करना, सुबह घर का सारा काम करके बच्चों को स्कूल भेजना, फिर दिन में खेतों में काम करना, शाम को आकर के फिर घर का काम करना। तो हम लोग कहीं पर कम नहीं है किसी से। चाहे आज की महिलाएं, जो हमारी उत्तराखंड की महिलाएं, चाहे वो रोजगार कर रही हैं या फिर वो घर गृहस्थी के काम कर रही हैं, हर जगह वो किसी से कम नहीं है। हर जगह वो अपनी पूरी जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं वो कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है काफी बातें हो चुकी हैं आज हमारी गर्ल्स के लिए। एक संदेश ये था, और मोटिवेट काफी हमारी गर्ल्स हुई होंगी आप सबको सुनकर। तो इजाजत लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं सुनीता भास्कर, विनीता पेन, पूर्णिमा, भाग्यश्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।